Hello everyone, welcome back to the final part of The Rise of Nationalism in Europe. अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर चेक करें क्योंकि आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं और एंड में मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करवाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से, विजुअलाइजिंग द नेशन, हाउ नेशंस वर रिप्रेजेंटेड. It is easy to show a ruler using a portrait or statue, but the question was how to represent a whole nation. तो बच्चों, अगर हमें किसी रूलर को शो करना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कोई पोर्ट्रेट बना सकते हैं, उसका कोई स्टैचू बना सकते हैं. लेकिन सोचिए अगर हमें किसी पूरे नेशन को किसी चीज़ से रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या कर सकते हैं. In the 18th and 19th century, artists solved this by personifying the nations, showing it as a human figure. 18th और 19th century में जब ये क्वेश्चन राइज हुआ कि जो नेशन है उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए, तो उसको किस तरीके से पर्सोनिफाई किया गया, उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया, पर्सोनिफाइंग द नेशन. नेशन को पर्सन के अकॉर्डिंग यानी कि पर्सन के रूप में, शोइंग इट एज अ ह्यूमन फिगर यूज़ किया गया. नेशंस वर मोस्टली शोन एज फीमेल फिगर्स. हमने देखा कि जो नेशंस थे उनको ज़्यादातर किस फॉर्म में शो किया गया था, फीमेल फिगर्स के फॉर्म में शो किया गया था. जैसे आप इंडिया के केस में भी देखते हैं कि जो इंडिया है, हम अपनी कंट्री को किससे शो करते हैं, भारत माता से शो करते हैं. दिस फीमेल फिगर्स डिड नॉट रिप्रेजेंट अ रियल वुमेन. ये जो फीमेल फिगर था ये कोई भी रियल वुमेन नहीं थी, इसको रिप्रेजेंट किया गया था एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ नेशन. एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में इसको दिखाया गया था, यानी कि ये रियलिटी में नहीं था, ये सिर्फ इमेजिनेशन में, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में हम इसको देख सकते थे. आप इसको सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में ही देख सकते थे. एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म मीन्स जिसको आप देख नहीं सकते हैं, जिसको आप छू नहीं सकते हैं, आप सिर्फ इसको फील कर सकते हैं या सोच सकते हैं. दिस इज कॉल्ड एन एलिगरी. इसको क्या कहा जाता है, एलिगरी मीन्स एक्सप्रेसिंग एन आइडिया थ्रू अ पर्सन और सिंबल. जब हम किसी भी आइडिया को किसी पर्सन या सिंबल के फॉर्म में शो करते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है, एलिगरी. यूज ऑफ एलिगरी इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे हमने एलिगरी को किस तरीके से यूज़ किया था. ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन आर्टिस्ट यूज एलिगरीज टू शो किस किस चीज़ को रिप्रेजेंट किया जाता था, लिबर्टी को, जस्टिस को और रिपब्लिक को. दीज आइडियाज़ वर शोन यूजिंग सिम्बल्स. इनको किन सिंबल से शो किया जाता था, इन आइडियाज़ को. लिबर्टी को शो किया जाता था रेड कैप से, ब्रोकन चेन से, और जस्टिस को शो किया गया ब्लाइंड फोल्डेड विमेन कैरिंग वेइंग स्केल्स. आज भी बच्चों आप देखते हैं कि हमारा जो न्याय सिस्टम है, जो जुडिशियल सिस्टम है, उसको हम कैसे दिखाते हैं, एक ब्लाइंड फोल्डेड विमेन के थ्रू ही दिखाया जाता है जस्टिस को. यानी कि जस्टिस जो है वो सबके लिए एक जैसी है, सबको एक ही तरीके से उसमें तोला जाता है. कैरिंग वेइंग स्केल्स, और इसके अलावा जस्टिस को वेइंग स्केल्स के माध्यम से भी शो किया जाता है. तो इस तरीके से बच्चों आप देखेंगे कि आपसे विजुअलाइजिंग द नेशन में इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसको लॉन्ग में बताएंगे ये सारी चीज़ें, किस तरीके से नेशन को पर्सोनिफाई किया जाता था फीमेल फिगर्स के रूप में 18th और 19th सेंचुरी में, जिसमें कोई रियल वुमेन तो नहीं होती थी, लेकिन हाँ एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया यहाँ पे दिखाया जाता था. इसी को क्या कहा जाता था, एलिगरी. कि फ्रांस में इसी सिंबल को एक फीमेल फिगर के फॉर्म में देखा गया और उसको क्या कहा गया, मारियान. तो मारियान क्या था, सिंबल ऑफ फ्रांस. इन फ्रांस द नेशन वॉज रिप्रेजेंटेड बाय मारियान. फ्रांस में उसी को, पूरे नेशन को यानी कि फ्रांस को एक विमेन फिगर के रूप में दिखाया गया था और उसको क्या कहा गया, मारियान. बहुत इंपॉर्टेंट है. फीचर्स ऑफ मारियान, पॉपुलर क्रिश्चियन नेम. पहली चीज़, ये जो मारियान है एक बहुत फेमस क्रिश्चियन नेम है, सिंबल ऑफ पीपल्स नेशन. तो इसमें फ्रांस को मारियान के फॉर्म में दिखाया गया था. हर सिंबल्स, इस सिंबल में क्या क्या चीज़ें यूज़ की गई थी, रेड कैप, ट्राई कलर, कॉकेड. बच्चों कॉकेड मीन्स जो आप देखते हैं कि कई बार एक आइडेंटिटी के रूप में, कई बार आपको बैचेस के फॉर्म में कैप में या कहीं पे ऐसे लगा हुआ दिखाई देता है सर्कुलर शेप में, इस तरीके से. इम्पॉर्टेंस, स्टैच्यूज प्लेस्ड इन पब्लिक प्लेसेस. तो ये जो स्टैच्यूज थे मारियान जैसे स्टैच्यूज, ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, एक तो पब्लिक प्लेसेस में देखने को मिलेंगे,
इमेजेस ऑन कॉइन्स एंड स्टैम्प्स, इसके अलावा ये इमेजेस आपको कॉइन्स और स्टैम्प्स में भी देखने को मिल सकती थी। रिमाइंडेड पीपल ऑफ नेशनल यूनिटी, तो कहीं ना कहीं ये जो फीमेल फिगर मारियान या किसी भी फॉर्म में दिखाई जाती थी वो लोगों को किस चीज़ की याद दिलाती थी, उनकी नेशनल यूनिटी के बारे में। जर्मेनिया सिंबल ऑफ जर्मनी, तो बच्चों जिस तरीके से हमने देखा था फ्रांस में जो नेशन को रिप्रेजेंट किया गया था एक फीमेल फिगर के रूप में जिसको मारियान कहा गया, इसी तरीके से जर्मनी में सिंबल के फॉर्म में क्या यूज़ किया गया था, जो फीमेल फिगर यूज़ किया गया था उसको क्या कहा गया, जर्मेनिया कहा गया। तो आप इजीली याद रख सकते हैं जर्मनी से जर्मेनिया। इन जर्मनी द नेशन वॉज रिप्रेजेंटेटेड बाय जर्मेनिया, तो जर्मनी में नेशन को किससे रिप्रेजेंट किया गया, जर्मेनिया से। फीचर्स ऑफ जर्मेनिया वियर्स अ क्राउन ऑफ ओक लीव्स, तो जो ओक लीव्स थी उसका ये क्या पहनती थी, क्राउन पहनती थी। ओक सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ एंड हीरोइज्म, जो ओक है वो किसका सिंबल था, स्ट्रेंथ का और हीरोइज्म का। नॉर्मली बच्चों जिसको हम बाज या बलूत के नाम से भी जानते हैं, ओक ट्री। सिंबल्स एंड देयर मीनिंग्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जर्मेनिया जो फीमेल फिगर नेशन को रिप्रेजेंट जो कर रही थी उसके लिए यहाँ पे कुछ सिंबल्स का यूज़ किया गया है। तो जर्मनी में ये जो सारे सिंबल्स थे वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको मैचअप्स में या किसी भी फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले जो ब्रोकन चेन्स थी उनको किस चीज़ के लिए, वो किस चीज़ को डिनोट करती थी, ब्रोकन चेन्स अगर कहीं पे दिखाई जाती हैं तो वो किसको डिनोट करती हैं, फ्रीडम को डिनोट करती हैं। ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल, ये किस चीज़ को शो करती थी, स्ट्रेंथ और जर्मन एम्पायर को। ब्रेस्ट प्लेट यानी कि एक जो लड़ाई लड़ने के लिए जो सोल्जर्स जाते हैं और वो अपनी ब्रेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए मेटल या किसी भी दूसरी चीज़ों से बना हुआ जो वो प्रोटेक्टिंग शील्ड जो पहनते हैं उसकी बात की जा रही है। तो उसमें क्या बना हुआ था, अगर उसमें ईगल बनी हुई है ब्रेस्ट प्लेट में तो वो किसको शो करेगी, स्ट्रेंथ को, जर्मन एम्पायर की। क्राउन ऑफ ओक ट्रीज, तो अगर क्राउन है ओक ट्रीज का जिसको हमने पहले भी बात की थी वो किसको दिखाएगा, हीरोइज्म को दिखाएगा। सोड है, कोई तलवार दिखाई जा रही है तो वो किस चीज़ को दिखाई जाएगी, रेडीनेस टू फाइट, यानी कि लड़ने के लिए एकदम से तैयार हैं। ऑलिव ब्रांच को किससे शो किया जाएगा, ऑलिव ब्रांच को पीस से शो किया जाता था। इसके अलावा ब्लैक रेड गोल्ड जो फ्लैग हैं वो किस चीज़ को डिनोट करते थे, लिबरल नेशनलिज्म को डिनोट करते थे 1848 के समय। और राइजिंग सन बिगनिंग ऑफ न्यू एरा, यानी कि पुराना समय जा चुका है और अब ये नया एरा जो है वो स्टार्ट हो चुका है। जर्मेनिया पेंटिंग 1848, जो जर्मेनिया जो पेंटिंग भी बनाई गई थी वो किसने बनाई थी, पेंटेड बाय फिलिप वेट ने। कॉन्टेक्स्ट क्यों बनाई थी, मेड ड्यूरिंग फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के टाइम में इसको बनाया गया था। ये एक मैसेज लोगों तक पहुंचाना चाहती थी, यूनिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ जर्मनी, कि जो जर्मनी है वो यूनाइट है और स्ट्रेंथ उसके अंदर है। होप फॉर यूनाइटेड नेशन, और ये किस चीज़ के होप करता था कि ये जो नेशन है वो एक दिन एक हो जाएगा। फॉलन जर्मेनिया 1850, फिर एक और फिगर बनाया गया था जिसमें फॉलन जर्मेनिया को दिखाया गया, जो किसने बनाया था, पेंटेड बाय जूलियस हबनर ने। शोज जर्मेनिया लाइंग फॉलन एंड वीक, यहाँ पे जर्मेनिया को वीक फॉर्म में दिखाया गया था, बिल्कुल ऑपोजिट दिखाया गया था, जिसमें जर्मेनिया जो है वो गिरी हुई, फॉलन और वीक जो सिचुएशन है उसमें दिखाई दे रही है। इसका मीनिंग क्या है, फेलियर ऑफ 1848 रिवॉल्यूशन, यानी कि जो 1848 की जो रिवॉल्यूशन थी वो फेल हो गई थी। डिसअपॉइंटमेंट ऑफ नेशनलिस्ट, तो ये पेंटिंग क्या दिखाती थी, डिसअपॉइंटमेंट दिखाती है, जिसमें जर्मेनिया हमें फॉलन और वीक फॉर्म में दिखाई देती है। जर्मेनिया गार्डिंग द राइन 1868 में फिर एक और पेंटिंग बनाई गई जिसमें हमने देखा जो जर्मेनिया है उसको किस फॉर्म में दिखाया गया और वो क्या शो करता था, तो पेंटेड बाय लॉरेंस क्लेजन ने इसको बनाया था। शोज जर्मेनिया होल्डिंग अ सोर्ड, इसमें जर्मेनिया के हाथ में एक सोर्ड देखने को मिलेगी। प्रोटेक्टिंग द राइन रिवर, जो कि किसकी रक्षा कर रही है, राइन रिवर की रक्षा कर रही है। इसका मीनिंग क्या है, स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन ऑफ नेशन। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि उस समय बहुत सारी जो पेंटिंग्स हैं वो बनाई गई इन फीमेल फिगर्स की। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म।
चेंज इन नेशनलिज्म। बच्चों बिगनिंग में हम जिस नेशनलिज्म की बात कर रहे थे, धीरे धीरे जब हम 19th सेंचुरी के लास्ट तक पहुंचते हैं तो ये जो नेशनलिज्म था इसकी फॉर्म पूरी तरीके से चेंज हो चुकी थी। अब जो नेशनलिज्म था, नेशनलिज्म बिकेम नैरो एंड एग्रेसिव। अब जो नेशनलिज्म था, जो पहले एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हुआ करता था, बहुत बड़ी एक फीलिंग हुआ करती थी, वो क्या हो गया, बहुत ही नैरो हो गई और बहुत ही इसका जो फॉर्म था वो कैसा हो गया, एग्रेसिव हो गया। कंट्रीज बिकेम इनटॉलरेंट एंड रेडी फॉर वॉर। अब जितने भी देश थे वो क्या हुआ, एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा इनटॉलरेंट हो गए और साथ ही हर वक्त वो किस चीज़ के लिए रेडी रहते थे, रेडी फॉर वॉर। द बाल्कान्स मेजर प्रॉब्लम एरिया आफ्टर 1871। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों ये भी जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। द बाल्कान्स इंक्लूडेड, सबसे पहले जो बाल्कान रीजन था उसमें कौन कौन से पार्ट्स इंक्लूड थे, रोमानिया, बल्गारिया, ग्रीस एट्सेट्रा, ये सारे जो पार्ट्स थे ये बाल्कान का ही हिस्सा थे। पीपल वर कॉल्ड स्लेव्स, यहाँ पे लोगों को क्या कहा जाता था, स्लेव्स। अर्लियर एरिया वॉज अंडर ऑटोमन एम्पायर। पहले क्या था, ये जो एरिया था, जो बाल्कान वाला जो रीजन था वो किसके अंडर में था, ऑटोमन एम्पायर के बारे में था। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन बाल्कान्स विद द डिक्लाइन ऑफ ऑटोमन एम्पायर। जैसे ही ऑटोमन एम्पायर का डिक्लाइन होता है तो यहाँ पे जो अलग तरीके का नेशनलिज्म है बाल्कान में वो हमें देखने को मिला। मैनी नेशंस डिमांडेड इंडिपेंडेंस। बहुत सारे नेशंस जो थे आपस में, जो पहले ऑटोमन एम्पायर के अंडर में थे, वो सब क्या डिमांड करने लगे, अपनी इंडिपेंडेंस डिमांड करने लगे। इसके लिए दे यूज हिस्ट्री, कल्चर एंड आइडेंटिटी। इसके लिए उन्होंने हिस्ट्री का इस्तेमाल किया, कल्चर का इस्तेमाल किया और आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया। गोल टू रीगेन लॉस्ट इंडिपेंडेंस। इनका जो मेन एम था, इनका मेन एम क्या था, फिर से अपनी जो इंडिपेंडेंस इन्होंने खो दी थी उसको वापस से पाना। कन्फ्लिक्ट इन बाल्कान्स, तो बाल्कान रीजन में जो कन्फ्लिक्ट हुआ उसमें हम देखते हैं कि डिफरेंट कंट्रीज फॉट विद ईच अदर। सभी जो देश थे वो आपस में एक दूसरे से लड़ने लगे। वांटेड मोर टेरिटरी, हर एक देश क्या चाहता था, वो कब्जा करना चाहता था और अपनी टेरिटरी को बढ़ाना चाहता था, ज़्यादा टेरिटरीज चाहता था। सिचुएशन वंस वर्सनड बिकॉज बिग पावर्स इंटरफेयर। अब ये जो सिचुएशन थी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खराब सिचुएशन चल रही थी, लेकिन ये एकदम वर्स हमें देखने को मिली जब इसमें जो बड़ी बड़ी पावर्स थी उन्होंने इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। और वो बड़ी पावर कौन कौन सी पावर्स थी उसमें हम देखेंगे, रशिया, जर्मनी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, हंगरी। ये बहुत मेजर पावर्स थी जिन्होंने इंटरफेयर करना शुरू किया और जो बाल्कान में जो टेंशन चल रही थी वो बहुत ज़्यादा वर्स हो गई और उसी का रिजल्ट हमें क्या देखने को मिला, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। राइवलरीज एंड कन्फ्लिक्ट्स, बहुत ज़्यादा राइवलरी होने लगी, आपस में लड़ाई झगड़े, कन्फ्लिक्ट्स होने लगे। लेड टू वॉर्स, और इसकी वजह से वॉर जैसी सिचुएशन आ गई और फाइनली क्या हुआ, रिजल्ट इनटू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इसका नतीजा क्या निकला, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी उसके पीछे सबसे बड़ा जो रीज़न था वो यही रीज़न था जिसमें हमने देखा कि कहीं ना कहीं इम्पीरियलिज्म और ये जो बाद में जो एग्रेसिव नेशनलिज्म आया था और एक दूसरे की टेरिटरी ऑक्यूपाई करने वाला जो देशों के बीच में कंपटीशन स्टार्ट हो गया था, ये एक बहुत मेजर कॉज रहा था जिसकी वजह से हमने क्या देखा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। नेशनलिज्म जॉइंड विद इम्पीरियलिज्म। अब जो नेशनलिज्म था वो सिर्फ एक एग्रेसिव फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म नहीं रहा, बल्कि उसके साथ अब एक नई चीज़ और हमें देखने को मिली थी, इम्पीरियलिज्म। इम्पीरियलिज्म का मतलब क्या है, जब हर एक जो नेशन है वो चाहता है अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करना और उसके लिए वो क्या करता है, बहुत सारी टेरिटरीज पे अटैक करता है और उनके अपने कब्जे में ले लेता है, तो यही क्या कहलाता है, इम्पीरियलिज्म। कंट्रीज वांटेड कॉलोनीज, हर कंट्री क्या चाहती थी, दूसरे देश पे कब्जा करके उसको अपनी कॉलोनी बनाना चाहती थी। जिस तरीके से ब्रिटिशर्स ने इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाया था, सेम उसी तरीके से। एग्जाम्पल, ब्रिटिश एम्पायर। कॉलोनीज वर शोन एज, कॉलोनीज को यहाँ पे किस फॉर्म में शो किया गया, वीक दिखाया गया, अंडर कंट्रोल दिखाया गया। दिस इंक्रीज प्राइड ऑफ इम्पीरियल पावर्स। कहीं ना कहीं जब ये बाकी जो कॉलोनीज हैं वो बहुत ज़्यादा वीक दिखने लगी तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, इससे जो इम्पीरियल पावर्स जो थी, ये जो बड़ी बड़ी पावर्स हैं उनका प्राइड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। एंटी इम्पीरियल मूवमेंट्स, अब इसके लिए लोगों ने क्या चलाए, एंटी इम्पीरियल कुछ मूवमेंट्स भी चलाए गए। कोलोनाइज्ड कंट्रीज स्टार्टेड फाइटिंग फॉर फ्रीडम। अब ये जो कोलोनाइज्ड कंट्री थी, जैसे भारत ने अपनी फ्रीडम के लिए लड़ाई की, इसी तरीके से ये जो कॉलोनीज थी ये भी फाइट करने लगी अपनी फ्रीडम के लिए।
देयर नेशनलिज्म वॉज डिफरेंट फ्रॉम यूरोप, लेकिन इनका जो नेशनलिज्म था वो यूरोप से बिल्कुल अलग था, फोकस्ड ऑन इंडिपेंडेंस। ये पूरी तरीके से किस पे फोकस था? इंडिपेंडेंस पे फोकस था। तो बच्चों इस तरीके से हमारा जो चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसके हमने पूरा जो एक्सप्लेनेशन है वो पूरा कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हमने कुछ पार्ट वहाँ कवर किया था और आज पार्ट थर्ड में हमने इसका एक्सप्लेनेशन पूरा कवर कर लिया है। तो बच्चों अब चलते हैं PYQs की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। In reference to Germania allegory, the olive branch around the sword symbolizes, बच्चों आपको बताया गया था अलग अलग जो सिंबल यूज़ किए गए थे उसी में से एक सिंबल था जिसमें हम देखते हैं जो ऑलिव ब्रांच है उनके आसपास हमें सोड का देखने को मिलता है। तो ये किस चीज़ को डिनोट करती है? विलिंगनेस टू मेक पीस, यानी कि ये पीस को डिनोट करती है। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग एट्रीब्यूट ऑफ एलिगरी ऑफ जर्मेनिया विद इट्स सिग्निफिकेंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे आपको कुछ एट्रीब्यूट्स दिए हैं, आपको बताना है कि इनकी सिग्निफिकेंस क्या थी। पहला है ब्रोकन चेन्स। तो ब्रोकन चेन्स किस चीज़ को शो करती थी? बीइंग फ्री, यानी कि अब हम आज़ाद हैं। ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल, अगर कोई ब्रेस्ट प्लेट दिख रही है और उसमें ईगल का निशान बना हुआ है तो वो किस चीज़ को शो करेगी? वो शो करेगी स्ट्रेंथ को। क्राउन ऑफ ओक ट्रीज, जो क्राउन दिखाया गया है ओक ट्रीज का वो किस चीज़ को शो करेगा? वो शो करेगा हीरोइज्म को। और लास्ट है सोड। जो सोड है वो किस चीज़ का सिंबल है? कि वी आर रेडी टू फाइट, यानी कि हम लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि ए का 4, बी का 3, सी का फर्स्ट और डी का सेकेंड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। इस तरीके से हमें यहाँ पे एक फिगर दिखाया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्ट बेस्ट सिग्निफाई इज दिस इमेज ऑफ जर्मेनिया। यहाँ पे हमें जर्मेनिया की पिक्चर दिखाई गई है और इसमें आप जो जर्मेनिया की जो पिक्चर दिखाई गई है वो क्या सिग्निफाई करता है? एज अ प्रोटेक्टर ऑफ जर्मन राइन। तो ये हमने समझा था कि जो राइन रिवर थी ये उसके प्रोटेक्टर के रूप में यहाँ पे शो की गई है। नेक्स्ट है short questions. How had the female figures become an allegory of nation during 19th century in Europe? Analyze. तो बच्चों इसमें हमने देखा था जो 18th और 19th सेंचुरी का जो टाइम था उस समय जो आर्टिस्ट थे उन्होंने क्या किया था? नेशन को पर्सोनिफाई करना शुरू किया था, यानी कि ह्यूमन फिगर के रूप में दिखाना शुरू किया था। और ह्यूमन फिगर में हमने मेनली देखा था जो फीमेल फिगर्स हैं उनको यूज़ किया गया था, जो कि रियल वुमेन को तो नहीं दिखाती थी लेकिन एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया यहाँ पे शो किया गया था जिसको हम क्या कहते थे? एलिगरी। तो इसी सीरीज में हमने देखा था जो जर्मनी था वहाँ पे जर्मेनिया फिगर को यूज़ किया गया था और इसी तरीके से फ्रांस में मारियान को यूज़ किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो, दे आर एजर्शन ए एंड रीजन आर यहाँ पे दिया गया है। द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट इन टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 वॉज बाल्कान। तो हमने देखा था 1871 के बाद जो मेनली जो टेंशन यूरोप में चल रही थी उसका सबसे मेजर कॉज था बाल्कान। करेक्ट है। रीजन है अ लार्ज पार्ट ऑफ बाल्कान वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या था? जो बहुत बड़ा पार्ट था बाल्कान का वो किसके कंट्रोल में था? ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, यानी कि एजर्शन इज ऑल्सो करेक्ट, रीजन इज ऑल्सो करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट, हाउ डिड नेशनलिज्म अलाइंड विद इंपीरियलिज्म लीड यूरोप टू डिजास्टर इन 1914? एक्सप्लेन। तो बच्चों इसमें हमने देखा था जो नेशनलिज्म था धीरे धीरे वो क्या हुआ था? इंपीरियलिज्म के साथ मिल चुका था। अब नेशनलिज्म सिर्फ नेशनलिज्म नहीं रहा बल्कि जो मेजर कुछ कंट्रीज थी, रशिया, जर्मनी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, हंगरी जैसी जो बहुत पावरफुल कंट्रीज थी, उन्होंने धीरे धीरे क्या किया? अपनी कॉलोनीज़ बनानी शुरू की। दूसरे जो कंट्रीज़ थी उनको कैप्चर करना शुरू किया और इनके बीच में जो राइवलरी थी और कन्फ्लिक्ट्स था वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा था। उसके पीछे बहुत सारे मेजर कॉजेस थे, जैसे ट्रेड के लिए इनकी आपस में लड़ाई हो रही थी, टेरिटरीज कैप्चर करने के लिए आपस में लड़ाई हो रही थी, अपनी अपनी मिलिट्री को बढ़ाने के लिए इनके बीच में आपस में जो लड़ाइयाँ थी वो देखने को मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द एक्सप्लोजिव कंडीशंस प्रिवेलिंग इन बाल्कान्स आफ्टर 1871 इन यूरोप। तो बच्चों इसमें हमने देखा था जो बाल्कान था वो एक मेजर प्रॉब्लम एरिया बन गया था आफ्टर 1871। बाल्कान जो रीजन था जिसमें रोमानिया, बल्गारिया, ग्रीस जैसी जो रीजन थे वो इसके अंडर में थे।
तो पहले ये जो था, जो बाल्कान वाला रीजन था, वो ऑटोमन एम्पायर के अंडर में हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ऑटोमन एम्पायर की जो पावर्स थी वो वीक होने लगी, वो डिक्लाइन होने लगा, तो धीरे धीरे यहाँ पे जो नेशंस थे उन्होंने इंडिपेंडेंस की डिमांड करनी शुरू कर दी। और इसके बाद हमने आगे क्या देखा, धीरे धीरे जो बड़ी जो कंट्रीज थी, जब उन्होंने इसमें इंटरफेयर करना शुरू किया, तो ये जो राइवलरी और कन्फ्लिक्ट था वो इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि फाइनली क्या हुआ, हमें देखने को मिला इसका रिजल्ट किस रूप में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के रूप में। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने देखा कि ये जो हमारा चैप्टर था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। बच्चों अगर आपको इस चैप्टर के कंप्लीट हैंड रिटन इजी नोट्स चाहिए तो मैंने अपना टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है इसी नाम से, NCERT विद सीमा मैम, जहां आपको सारे नोट्स जो हैं वो प्रॉपरली मिल जाएंगे और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बच्चों आज हमने इस चैप्टर का फाइनल पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, और कमेंट्स में बताएं आपको नेक्स्ट कौन सा चैप्टर चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।